बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फ़र्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर है, जो कि है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लेक्चर 1 में भी हमने लास्ट लेक्चर में भी ब्रांचेस डिस्कस की थी बायोलॉजी की, जो कि हमने सिर्फ रिकॉल की थी, जिसमें मैंने डिस्कस की थी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ज़ू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी, फिजियोलॉजी। उसके अलावा जो है ना वो लेक्चर 1 में कुछ ब्रांचेस जो है ना वो स्किप हो गई थी, जिसमें एक ब्रांच जो है वो है हिस्टोलॉजी और एक ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अलावा एक ब्रांच कल हमने डिस्कस की थी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो एक्चुअली ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम फंक्शनिंग स्टडी करते हैं, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम जानदारों के बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। कल एक्चुअली फिजियोलॉजी की जगह पर हमने बायोफिज़िक्स डिस्कस कर लिया था। उसकी हेडिंग जो है वो हमने फिजियोलॉजी दे दी थी, लेकिन वो एक्चुअली में बायोफिज़िक्स की एक्सप्लेनेशन थी। बायोफिज़िक्स क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। तो उसमें मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी थी वो बायो और फिज़िक्स को रिलेट करके दी थी। तो फिजियोलॉजी जो है वो मैं आज दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आपने सेल के फंक्शंस देखने हैं, सेल कैसे काम करता है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ कैसे काम करते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कैसे काम करते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाता है, और सब के फंक्शंस कुल मिला के एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फिजियोलॉजी जो है वो आज हमने दोबारा एक्सप्लेन की है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये दो ब्रांचेस जो हैं वो कल हमने डिस्कस नहीं की थी, इनको भी रिकॉल कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हम जब अपने बॉडी के टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टिश्यूज़ के बारे में अगर हम लिखें, हमारे पास मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करने के लिए मसल टिश्यू, उसके अलावा हमारे पास हैं जी कार्डियक टिश्यूज़, इसी तरह हमारे पास हैं आई टिश्यूज़, इसी तरह हमारे पास हैं स्किन टिश्यूज़। तो जब हम अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई कितने हैं, वो किस तरह कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना माइक्रोस्कोप की मदद से हिस्टोलॉजी कहलाता है। और एक और ब्रांच जो स्किप हो गई थी लेक्चर 1 में, वो है जी हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो एक एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसे हम रिसेंटली डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से जानते थे, लेकिन अब हमने इसको चेंज करके एम्ब्रियोलॉजी कह दिया है। एम्ब्रियोलॉजी में हम एक एग और स्पर्म से बनने वाले जाइगोट से लेके एक कंप्लीट और मैच्योर ऑर्गेनिज्म तक जितनी भी चेंजेस आती हैं उन सब को स्टडी करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। जैसे देखें, एम्ब्रियोलॉजी में क्या है? एग और स्पर्म बनते हैं, दोनों फर्टिलाइज करते हैं,
उससे जाइगोट बनता है। देन जाइगोट क्या है? सिंगल सेल, वन सेल विद अ सिंगल न्यूक्लियस, विद अ सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ये एक सेल फिर डिवीजन शुरू करता है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह क्लीवेज होती है। फिर उस क्लीवेज के बाद जो है वो एक स्टेप और आता है जिसे हम मोरूला कहते हैं। फिर उसके बाद ब्लास्टूला आ जाता है, फिर उसके बाद गैस्ट्रूला आ जाता है, फिर उसके बाद न्यूरूला आ जाता है, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़म जो है वो सामने आता है। तो ये जो एक सिंगल सेल से लेके पूरी ज़िंदगी बनने के जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, इनको स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी है। ये एम्ब्रियोलॉजी आप हर ऑर्गेनिज़म की स्टडी कर सकते हैं। जैसे एम्फीबियंस में जो हैं वो फ्रॉग कॉमन है, और रेप्टाइल्स में जो हैं वो लिजर्ड, क्रोकोडाइल कॉमन है, और बर्ड्स में जो है वो चिक की डेवलपमेंट स्टडी की जाती है। तो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंटल स्टेजेस को स्टडी करते हैं। लेक्चर 1 की जो है ये ब्रांचेस हमने रिकॉल की हैं, जिसमें से एक ब्रांच हमने मॉडिफाई की है और 2 ब्रांचेस कल रह गई थी, वो आज हमने दोबारा से रिकॉल कर ली हैं। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में है, जिसमें से सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने ऑर्गेनिज़म्स को, उनकी बॉडी के कंपोनेंट्स को, उनकी बॉडी में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है। जैसा कि हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हैं, एनर्जी देते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं लिपिड्स, जो कि हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स की कॉम्पोजिशन के लिए ज़रूरी हैं, मेम्ब्रेन बनाने में ज़रूरी हैं, और उसके अलावा कभी बॉडी को ज़रूरत पड़े तो इनको एनर्जी की सोर्स के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। और हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है। तो जब हम अपनी बॉडी की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पर करते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारी, वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से ही पता चल रहा है कि हमने एनवायरनमेंट के बारे में इसमें डिस्कस करना है। तो सेकंड ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हमने ऑर्गेनिज़म्स और एनवायरनमेंट का इंटरएक्शन स्टडी करना होता है, इंटरएक्शन स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज़म्स अगर अपने एनवायरनमेंट को बेनिफिट दे रहे हैं तो एनवायरनमेंट भी इन रिस्पॉन्स उनको बेनिफिट देगा, और अगर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट भी इन रिज़ल्ट उनको हार्म करेगा। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में, जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। और वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर दुनिया को कवर कर चुकी है, जो कि सूरज की रेडिएशंस को अंदर तो आने देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ज़मीन को वो गर्मी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, और फिर फर्दर उसके नतीजे में क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन गर्म हो जाती है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग के आगे इफ़ेक्ट्स ये हैं कि हमारे ग्लेशियर्स पिघलने लग गए हैं, समंदर का लेवल, सी लेवल ज़्यादा होने लग गया है, सैलाब ज़्यादा आते हैं, सुनामी का ख़तरा ज़्यादा हो गया है। तो जितने वाइज आप अपने एनवायरनमेंट के साथ रहेंगे उतना वाइज आपका एनवायरनमेंट आपके साथ रहेगा। तो जब हम एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज़म के इंटरेक्शंस पढ़ेंगे तो उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। तीसरी ब्रांच हमारी है माइक्रो बायोलॉजी। देखें, माइक्रो निकला है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से,
ऐसे जानदार जिनको आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं जैसा कि बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स, तो इन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े तो इस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इससे नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हमारी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, इसमें जो हैं वो बायोलॉजिस्ट, फ्रेश वाटर कौन सा? जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, साफ़ पानी है जिसको पिया भी जा सकता है, जो कि नहरों में, दरियाओं में पाया जाता है। तो जब हम फ्रेश वाटर में देखें, फ्रेश वाटर एंड बायोलॉजी मीन्स लाइफ, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली लाइफ के बारे में स्टडी करें और फ्रेश वाटर के फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स की स्टडी करें कि पानी का टेम्परेचर कितना है पानी का टेम्परेचर कितना है, पानी में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, पानी की डेंसिटी कितनी है और वो ऑर्गेनिज़म्स को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये जब सारे पैरामीटर्स को हम ऑर्गेनिज़म के रेफरेंस से स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। साफ़ पानी में, बग़ैर नमक वाले पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज़म किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स उनके ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मराइन वाटर बायोलॉजी। मराइन मीन्स सॉल्टेड वाटर, जो कि ओशियंस और सीज़ में पाया जाता है, समंदरों में पाया जाता है। इसके भी हम फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स स्टडी करते हैं, फिज़िकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। इसमें भी हम वाटर सैलिनिटी फाइंड करते हैं कि उसमें नमक कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है और वो ऑर्गेनिज़म्स को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स और ऑर्गेनिज़म्स उस पानी के अंदर किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको पढ़ना मेराइन वाटर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हमारी पैरासाइटोलॉजी। नाम से जो वर्ड डिराइव कर रहे हैं वो है जी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन हैं? ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि दूसरे जानदारों पर रहते हैं, ऑर्गेनिज़म्स दैट लिव ऑन देयर होस्ट, अपने मेज़बान की बॉडी पे रहते हैं, एंड हार्म देम, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसा कि कॉमन हम पैरासाइट डिस्कस करते हैं, डिज़ीज़ है हमारे पास मलेरिया, और मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ना वो एक पैरासाइट है और वो मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर, जिसमें कुछ टाइम बुखार रहता है बहुत तेज़ और फिर शिवरिंग होने लग जाती है, कपकपी लग जाती है। तो इसको कॉज करने वाला पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ना वो 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन। तो जब हम पैरासाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, उसका अपने होस्ट के साथ रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि वो होस्ट के साथ कैसे रह रहा है, उसको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, और फिर ये भी पढ़ते हैं कि पैरासाइट एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ऑर्गेनिज़म कैसे, पैरासाइट कैसे ट्रांसमिट हुआ आगे, और हम पढ़ते हैं उसका होस्ट के साथ रिलेशनशिप कि पैरासाइट का होस्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है, और हम पढ़ते हैं उनका लाइफ साइकिल। जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है वो पहले मॉस्किटो के स्टमक में जाता है, फिर वहाँ ग्रो करके उसके स्लाइवा में आता है, फिर मॉस्किटो जब ह्यूमंस को बाइट करता है तो वो हमेशा अपना स्लाइवा
ह्यूमंस की बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग को रोक सके, ब्लड क्लॉट ना हो और आसानी रहे ब्लड सक करने में। वो प्लाज्मोडियम जो है वो कहाँ चला जाता है, ह्यूमंस के ब्लड में, और फिर वो वहाँ से ह्यूमंस के लिवर में जाता है और वहाँ से फिर जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे फिर बॉडी जो है वो मलेरिया में चली जाती है, मलेरिया का शिकार हो जाती है बॉडी जी। ये ब्रांच कौन सी है हमारे पास, पैरासाइटोलॉजी। उसके अलावा हमारे पास जो है वो 7th ब्रांच है सोशल बायोलॉजी की। सोशल बायोलॉजी जो है ना, इसमें हम सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं जी सोशल बिहेवियर के, ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी होती है, एनिमल्स के बारे में भी होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी बुक में जो है ना वो ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस से दी हुई है। इसकी डेफिनेशन वो ये है कि सोशल बिहेवियर आपने पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग्स की कम्युनिटी की लाइफ पढ़नी है कि वो जब कम्युनिटीज़ में रहते हैं तो वो कैसा सोशल बिहेवियर शो करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोग जो होते हैं ना उनके अंदर ऑल्ट्रुइज्म होता है, एनिमल्स में भी होता है कि वो दूसरों की मदद करते हैं। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब है कि आप अपना लंच ना खाएं और आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, आप सेल्फलेस हो जाएं। तो ये एनिमल्स में भी होता है। जैसे डॉल्फिन जो है वो हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म है, जैसे डॉग जो है वो ऑल्ट्रुइज्म शो करता है। अभी फ़िलहाल हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी देखें आप, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो कि सेल्फलेस होते हैं, वो नहीं फ़िक्र करते अपनी, वो दूसरों की करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अच्छा रिलेशनशिप भी शो करते हैं। तो जब हम जो है वो ह्यूमंस का सोशल बिहेवियर स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं सोशियो बायोलॉजी। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास 8th ब्रांच है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी देखिए आप, सिंपल सा नाम ही है कि इसमें हमने ह्यूमंस को डिस्कस करना है। अब क्या पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में, आप क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप साइंटिफिक स्टडी करेंगे ह्यूमंस की। इसमें आप सेल स्टडी करें, इसमें आप टिश्यू स्टडी करें, ह्यूमंस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी स्टडी करें, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटमी स्टडी करें, जेनेटिक्स जीन स्टडी करें, एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल स्टडी करें, और उसके अलावा आप इनकी एवोल्यूशन स्टडी करें, आप जो है वो इनके टेक्सोनोमी स्टडी करें, आप इसकी इकोलॉजी स्टडी करें। ह्यूमंस के बारे में आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में जो 9th क्लास वाली ब्रांचेस रिकॉल करवाई हैं, वो सारी चीज़ें जब आप ह्यूमंस के रेफरेंस से पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन बायोलॉजी। और आज की जो हमारी लास्ट ब्रांच है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत आजकल लेटेस्ट चल रही है। जैसा कि आजकल जो है वो हमारा जो है वो कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस, उसमें देखें आप जो ट्रीटमेंट यूज़ किया जा रहा है वो कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और वैसे अगर हम कॉमन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं, पुराने दौर में देखें दही बनाई जाती थी, वाइन शराब बनाई जाती थी, जो कि अब भी बनाई जाती है, उसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते थे। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ गई है। खैर फर्मेंटेशन की जाती थी, बैक्टीरिया इस्तेमाल करके दही बनाई जाती है, और बैक्टीरिया और फंगस इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाई जाती है। तो जब हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप ऑर्गेनिजम्स के डीएनए चेंज कर सकते हैं। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया हुआ है, हमने प्लांट्स हाइब्रिड प्रोड्यूस कर लिए हैं, हम डीएनए चेंज कर लेते हैं, प्लांट्स को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना लेते हैं, खुद कीड़े मकोड़ों से लड़ लेता है, और हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना लेते हैं। जहाँ फसल लगी है वहाँ कोई हर्ब, कोई एक्स्ट्रा जड़ी बूटी नहीं लगेगी। और उसके अलावा हम प्लांट्स को वाटर रेजिस्टेंट भी बना सकते हैं। हम उसके अंदर जीन्स ऐड करेंगे कि अगर पानी की कभी कमी हो भी गई है तो हमारी फसलें ख़राब ना हो। तो इस तरह की और बहुत सारी चेंजेस हमने प्लांट्स में भी की हैं, एनिमल्स में भी की हैं, जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है, वायरसेस का इस्तेमाल किया है, डीएनए का इस्तेमाल किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम अपनी ये बायोटेक्नोलॉजी को चला रहे हैं, और फ़ायदा किसका कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स का। आज के टॉपिक में जो है वो हमने ये 9 ब्रांचेस स्टडी की हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मराइन वाटर बायोलॉजी,
पैरासाइटोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो ये वो ब्रांचेज़ हैं जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक में हैं। तो अगर आपने अपनी बुक से देखना है तो आप इस पर पेज नंबर 2 पर आपके पास ये ब्रांचेज़ हैं सारी, जो कि आपने एज़ इट इज़ लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है। थैंक यू फॉर द लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लेक्चर्स। अल्लाह हाफ़िज़।